एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मनी इन बैंकिंग। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूजफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 12 में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यूपी TGT कॉमर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, यूपी PGT कॉमर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और यूपी PGT इकोनॉमिक्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी भाई यूजफुल है। क्या बात है, एक और लोग ऐड हो गए हमारे साथ, हम लोग उनसे भी डील करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम, नवोदय विद्यालय के एग्जाम और DSSB के एग्जाम, इन सारे एग्जाम में जहां भी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा दोस्तों, ये वीडियो आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ इन सारे आंसर्स को सॉल्व करेंगे और एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मोस्ट लिक्विड दोस्तों M1, M2, M3, M4। तो दोस्तों मोस्ट लिक्विड मेजर होता है हमारा M1। ये कुछ मेजर्स के कुछ आप फीचर मान लीजिए, आपको याद रखे चलने हैं। मोस्ट लिक्विड हमारा M1 होता है, लीस्ट लिक्विड हमारा M4 होता है। ध्यान रखे चलना है, ये लीस्ट लिक्विड है हमारा, ठीक है, ये लीस्ट लिक्विड कहलाता है। फिलहाल मैं आंसर तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, M1 हमारा इसका आंसर है, ठीक है। और M3 हमारा एग्रीगेट मेजर ऑफ मनी सप्लाई कहलाता है। एग्रीगेट मेजर ऑफ मनी सप्लाई हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट फीचर हमारा या सबसे बेस्ट जो हमारे पास मेजर है दोस्तों वो M3 ही है। और ये बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन में आता रहता है, मतलब मोस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड, बेस्ट मेजर, ये सब के सब आपके सामने आते रहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर प्रकार के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं, इतना आप लोग हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। हु रेगुलेट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, कौन करता है? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, क्या वो RBI करता है, क्या वो कमर्शियल बैंक करता है, या वो प्लानिंग कमीशन करता है? प्लानिंग कमीशन तो बिल्कुल नहीं करता, आप लोग जानते हैं। कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं करती है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी सप्लाई के साथ डील करता है, और पूरे देश में जितना भी पैसा आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो सबका सब RBI के द्वारा प्रिंट करा जाता है। उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी RBI की है। तो RBI वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी। ओके, क्या इसका सही आंसर है? क्या सप्लाई ऑफ मनी तब मनी होती है जो 31 मार्च के अवेलेबल है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, या एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, या ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर है? तो इसकी जो सबसे सही डेफिनेशन दोस्तों वो रहता है एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो हमारी मनी सप्लाई होती है वो ऑन पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पैसा हमारे देश में अवेलेबल है उसको हम लोग मनी सप्लाई कह के चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई का मेन सोर्स कहां से है भाई, कहां से आती है? क्या वो सेंट्रल बैंक से आ रही है, कमर्शियल बैंक से आ रही है, दोनों से आ रही है? भाई दोनों से आ रही है। मनी सप्लाई के दोनों ही मेन सोर्सेज हैं, मतलब मनी सप्लाई को पूरा का पूरा रेगुलेट करना या मनी सप्लाई को फ्लो में लाने की जिम्मेदारी इन दोनों की है। RBI प्रिंट करता है और कमर्शियल बैंक उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। अगर एक भी हटा लूं तो ये काम नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। इसलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो मेन है वो इन दोनों के ऊपर ही है, सारी की सारी यही मेन सोर्सेज है हमारी मनी सप्लाई के, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आर अ पार्ट ऑफ डैश। डिमांड डिपॉजिट किस चीज का पार्ट है? क्या डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का पार्ट है, हाई पावर्ड मनी का पार्ट है, दोनों का पार्ट है, या किसी का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों डिमांड डिपॉजिट हमारा मनी सप्लाई का पार्ट है। देखो मनी सप्लाई के अंदर हमारे पास 3 चीजें मेन आती है। पहली का नाम है कैश एंड क्वाइस पब्लिक, दूसरी आती है डिमांड डिपॉजिट, और तीसरी आती है हमारी अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। ये 3 चीजें हमारी मनी सप्लाई में मेन आती है, जिसमें कैश एंड क्वाइस पब्लिक है, जितना पैसा आपके पास है कैश के फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट जो आपने कमर्शियल बैंक में जमा करा रखा है वो पैसा, और अदर डिपॉजिट जो आपने RBI के अंदर या RBI के पास जो पैसा पड़ा हुआ है जो हमारे ऊपर खर्च होने के लिए आया, पब्लिक के ऊपर खर्च करने होने के लिए आया, वो सारा का सारा अदर डिपॉजिट RBI में। इसमें ग्रांट्स आते हैं, चंदा आता है जो कि फॉरेन कंट्री से आता है चंदा, तो वो सारा इसमें आएगा, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई
का ही पार्ट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। डिमांड डिपॉजिट हमारा मनी सप्लाई का पार्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। हाई पावर्ड मनी में आपके रिजर्व्स आते हैं, जो कि बैंकों के पास होते हैं रिजर्व्स। तो हाई पावर्ड मनी में आपके डिमांड डिपॉजिट नहीं आता, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय डैश। मनी सप्लाई में कौन से या किसके द्वारा जो मनी हेल्ड करी जाती है वो नहीं आती। क्या वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड करी मनी आती, या कमर्शियल बैंक के द्वारा हेल्ड करी मनी नहीं आती, या आरबीआई के द्वारा हेल्ड करी मनी नहीं आती। एक्चुअल में किसी के द्वारा हेल्ड करी हुई मनी नहीं आती। तो जितना पैसा कमर्शियल बैंक में है, जो कमर्शियल बैंक का अपना है, वो कभी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। जो आरबीआई के पास है, जो आरबीआई का अपना पैसा है, वो कभी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा काउंट होता है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज या आर नॉट इंक्लूडेड इन M1। M1 में क्या क्या नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि M1 में या जो हमारा मनी सप्लाई है मेन, उसमें 3 चीजें आती है, सी, डीडी एंड ओडी। सी और डीडी तो मेन है हमारे, ओडी हमारा बहुत रेयर, किसी केस में बता देते हैं, नहीं तो कम ही आता है। सी मीन्स कैश एंड कॉइंस विद पब्लिक, ये तो आता है, ठीक है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट ये भी आता है, ठीक है। अदर डिपॉजिट आरबीआई, ये भी आता है। तो क्या नहीं आता, इंटरबैंक डिपॉजिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नॉट इंक्लूडेड पूछे गए हैं, इसलिए इंटरबैंक डिपॉजिट हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंटरबैंक का मतलब जब एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से जो पैसा लेता है, कॉल मनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम लोग इंटरबैंक डिपॉजिट कहते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक में जो पैसा जमा कराएगा उसको इंटरबैंक डिपॉजिट का नाम दिया जाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है, मनी सप्लाई क्या कंसेप्ट है, अभी बताया। मनी सप्लाई दोस्तों हमेशा 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 हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक इसलिए क्योंकि मनी सप्लाई हमेशा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है, इसलिए मनी सप्लाई हमारा कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, डैश आर टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। किसको मैं लीगल टेंडर मनी कहता हूं? क्या लीगल टेंडर मनी मेरी डिमांड डिपॉजिट होती है? क्या लीगल टेंडर मनी मेरी टाइम डिपॉजिट होती है? क्या लीगल टेंडर मनी मेरी इंटरबैंक डिपॉजिट होती है? या फिर लीगल टेंडर मनी मेरी करेंसी नोट्स होते हैं? तो दोस्तों सही इसका आंसर है करेंसी नोट्स। लीगल टेंडर मनी आपके करेंसी नोट्स हैं। ऐसी मनी जिसको कोई भी इंसान एक्सेप्ट करने से मना ना करे उसको लीगल टेंडर मनी कहा जाता है, और करेंसी नोट्स को लेने से कोई मना करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी को पैसा दोगे तो ये तो ना कि ना 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 पैसा ना दो, पैसा ना दो, पैसा ना दो, हम नहीं लेते, हम नहीं लेते। सब लेने को तैयार है यार, हर इंसान को चाहिए क्या, पैसा, ध्यान रख के चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं है? स्टोर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, आप लोग जानते हैं। डबल कोइंसिडेंस थी, आप जानते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट थी, आप जानते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बड़ी सेंसलेस बात है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, या सिंपल भाषा में अनएम्प्लॉयमेंट का बार्टर सिस्टम से कोई लेने देना नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत सारे टेस्ट के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारी ऐप, आपकी अपनी ऐप, जी हाँ आपकी अपनी ऐप ही है वो, 1-to-1 क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐप और उसका बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों, बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारी वीडियोस आपको इस ऐप के फ्री सेक्शन में मिल जाएंगे। आप फ्री सेक्शन में जाइए और इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर भी हम आपको ढेर सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों, आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में, आपके अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों। नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच refers to the difference between the amount of loan and the market value of security offered by the borrower against a loan. Okay, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो आपको लोन मिला है, ठीक है, और जितने के आपने मार्केट वैल्यू क्या, या जितने मार्केट वैल्यू का आपने सिक्योरिटी ऑफर करा उसके बीच का डिफरेंस को नोट करता है दोस्तों, इसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक एंड द वैल्यू ऑफ एसेट मॉर्गेज। जितने का आपने गिरवी रखा और जितने का आपको लोन मिला इसके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते चलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है ये आंसर, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया। दोस्तों पहले बता दूं, सिर्फ 1 रुपया, ये जो 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का, इसको इशू करने का अधिकार आरबीआई को नहीं है। इसको इशू करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है इसको। ऐसा क्यों करा गया? ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होल्ड रहे। एक्चुअल में आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही होता है, तो मेन मिनिस्ट्री का भी कुछ होल्ड रहे आरबीआई के ऊपर, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 1 रुपए का नोट
दिया गया है, इशू करने के लिए अधिकार है उसका। 1 रुपए का नोट कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डैश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। ओके, एसएलआर में कमर्शियल बैंक फ्रैक्शन रखता है किस चीज का? टोटल डिपॉजिट का, टर्म डिपॉजिट का, टोटल डिमांड और टर्म डिमांड का, या फिर करंट डिपॉजिट का? किसका किसका किसका? एक्चुअल में इसका सही आंसर दोस्तों टोटल डिपॉजिट। एसएलआर में हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का, ठीक है, एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन हमेशा रखता है लिक्विड एसेट की फॉर्म में और अपने पास। जबकि सीआरआर में, जो सीआरआर आप लोग जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो आप लोग जानते हैं, सीआरआर के टाइम पर जो कमर्शियल बैंक है वो इसी टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जमा कराता है आरबीआई के पास, या होल्ड करके रखता है आरबीआई के पास। तो ये होता है हमारा सीआरआर। जबकि एसएलआर में हर कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखता है, लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास, सोचिए क्या इसका सही आंसर है? क्या इसका आंसर ऑप्शन में 1 है, या 2 है, या 3 है, 4 है? तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको गैस कर लिया है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज द फंक्शन ऑफ डैश। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब जब किसी को पैसा नहीं मिलता, जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिलता, तो वो एट द एंड आरबीआई के पास पैसा लेने के लिए जा सकता है। तो ये किसका फंक्शन हुआ? आरबीआई का। आरबीआई को क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ डैश while अदर करेंसी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ डैश। 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर होते हैं किसके, और बाकी सब नोट पे सिग्नेचर होते हैं किसके? कौन है भाई, कौन है? कौन है? देखो बाकी सब पे तो होते हैं गवर्नर के, ये तो आप लोग जानते हैं। तो पीछे वाला आंसर तो 100% गवर्नर है, ठीक है, ये तो गवर्नर के हैं, पक्की बात है। ऊपर वाले पे किसके होते हैं? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है 1 रुपए के नोट पे, या फाइनेंस सेक्रेटरी करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास फाइनेंस सेक्रेटरी है। जो 1 रुपए का नोट है उस पर हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, जबकि बाकी सब नोट पे हमारे देश के गवर्नर, जो कि फिलहाल चल रहे हैं शक्तिकांत दास, आप लोगों को नाम सुना ही होगा, वो साइन करेंगे। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। आप लोगों के पास कोई भी अगर करेंसी हो तो आप उस पर भी देख सकते हैं, और अगर लेटेस्ट नोट होगा तो उस पर लेटेस्ट गवर्नर के सिग्नेचर आपको नजर आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन हमारे देश का फिलहाल लेटेस्ट गवर्नर है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। असर्शन में लिखा गया सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंक ऑफ इशू। ठीक है भाई, बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन वेरियस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ इशू में तो कमर्शियल बैंक नोट छापता है, और यहां पर जो एडवाइस की बात चल रही है ये तो आ गया बैंकर टू द गवर्नमेंट में। ये कमर्शियल बैंक का काम है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए, और उसको एडवाइस भी देता है हर मैटर पे। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी है तो दोनों बात सच, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कुछ पंगा है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन 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 जो असर्शन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में मेंशन नहीं करी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। अगेन असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। क्या डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का कंपोनेंट है या नहीं है? भाई मनी सप्लाई के कंपोनेंट में सी डी टी ओ डी, यार मनी सप्लाई का कंपोनेंट है, ये कह रहा नॉट, गलत यार गलत, ये झूठ बोल रहा है। तो पहला असर्शन बिल्कुल गलत है। द अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। हाँ ये ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एक्चुअल में वो पैसा है जो आप लोगों ने जमा करा रखा अपने करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में, और आप इसे जब मर्जी निकालना चाहे, रात के 2 बजे 3 बजे एटीएम से, या कभी भी आपकी इच्छा आप निकाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कमर्शियल बैंक को बताने की जरूरत नहीं है। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन असर्शन में बात नहीं है, असर्शन ही गलत है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर रहेगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। When the value of money multiplier is 25, the value of CRR is 1%, the value of SLR is dash. Okay. क्या करें भाई इसके अंदर यार, क्वेश्चन थोड़ा टफ सा लग रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें?
चलिए ये क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा हमें। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं यूज करके, ठीक है, आपके लिए आंसर निकाल देता हूं और इंटू 100 करूंगा तो LRR का परसेंटेज हट जाएगा। कर लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी 25 है। ठीक है, मुझे तो LRR की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ठीक है, और इंटू 100 है, ये आप लोग जानते हैं। ये LRR को मैं उधर भेज देता हूं और 25 को नीचे ले आता हूं दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका LRR इक्वल्स टू 1/25 इंटू 100। ठीक है, जो तो दोस्तों ये आ गया हमारा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, दैट इज 1/25 इंटू 100 को अगर मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों, तो 25 4 होता है आपका 100, तो ये आपका आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब आपका LRR कितने परसेंट है? पूरे 4% है। ठीक है, LRR आपका 4% है। तो क्या सही आंसर 4% है? नहीं, 4% सही आंसर नहीं है। यहाँ पे CRR आपको 1% ऑलरेडी दे रखा है। आप लोग जानते हैं कि जो LRR होता है वो CRR और SLR और कुछ चीजों को प्लस करके आता है। अब कुछ चीजें क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन LRR का 4% है और CRR 1% है, तो आई एम डैम श्योर कि LRR इक्वल्स टू, ये आप लोग जानते भी हैं कि LRR में CRR और SLR को प्लस करा जाता है, प्लस कुछ कॉन्फिडेंशियल रिजर्व को भी प्लस करा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं है। LRR 4% है, ठीक है, CRR आपको 1% दे रखा है, तो SLR दोस्तों मेरा कितना रहेगा? 3%। और क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है? SLR, तो SLR का सही आंसर रहेगा दोस्तों 3%। तो आंसर रहेगा आपका 3%। जिन जिन लोगों का ये आंसर बिल्कुल ठीक है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, क्या ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है? जरूर बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, इट अप्रोचेस सेंट्रल बैंक एट द लास्ट, दिस मेक सेंट्रल बैंक एज डैश। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है पैसा लेने के लिए। इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम का दोस्तों आंसर बताएंगे मुझे आप लोग। इसका सही आंसर क्या है ये आप लोग जाके बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स को, और जो सही आंसर हो उसको मैं 100% पिनअप करूंगा दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन, और मैं आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं जो कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को बेस्ड है। आप इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए और आपका कमांड मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के क्वेश्चंस पर और एमसीक्यू पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर दोस्तों। आपकी तैयारी को बनाएंगे बेहतर से बेहतरीन, हमेशा आपके साथ, आपके लिए।